जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 16 जनवरी 2025 की न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 15 जनवरी को क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि 2020 का क्वेश्चन था एंड इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या था भाई, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में कौन सा एरिया सबसे लार्जेस्ट है? ओके, सो हमने हर बार जितने भी बार टाइगर रिजर्व्स देखे हैं, हर बार देखा कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, नागार्जुन श्रीशैलम। और सबसे छोटा कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व। इसमें कुछ भी देखने का ला है नहीं, ना ही इसमें कोई ट्रिक लगती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में स्किप करोगे, क्योंकि जो ऐसे सिंगल क्वेश्चन उधर आप कोई भी एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हो और अपने इंट्यूशन के बेस में उधर आंसर ले देना बेवकूफी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करोगे। बट ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, ठीक है। अगर हम हर बार पढ़ रहे हैं वो चीज को और फिर भी हमें गलत कर देते हैं, तो हमारी बेवकूफी होगी। चलिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं मेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 2024 का ही क्वेश्चन था। व्हाट वाज द क्वेश्चन कि व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? ओके, तो पहला तो डायमेंशन यही हो गया हमारा। 150 वर्ड्स है, मतलब कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसमें पहले हमें क्या बताना है कि भाई कौन से ऐसे इवेंट थे जिनकी वजह से क्यूआईएम हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट्स हुआ। ओके, क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन होगा। और दूसरा क्या है कि उसका रिजल्ट्स क्या निकला, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट्स। ओके, मतलब उसके आउटकम क्या निकले। अभी इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये जैसे क्वेश्चन होते हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो कि स्टैटिक से पूछे गए हैं। इसके लिए आपको स्टैटिक आना बहुत ही जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड डेफिनेटली अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको ये तो आता ही होगा। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमारा डिमांड होता है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? दो चीजें हो सकती है, ठीक है। पहले तो देखो, डायरेक्ट है इसलिए ज्यादातर आप कुछ कर नहीं पाओगे, बट फिर भी दो चीज हो सकती है कि पहला तो आप ये क्यूआईएम को ही इलाबरेट कर दो कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट था क्या और क्यों हुआ था, या फिर उसकी डेट लिख दी कि भाई 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने ग्वालियर टैंक से लॉन्च किया था। ये फर्स्ट हो गया नॉर्मल, कि उसका आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि ये कब आया था। दूसरा, आप इसको लिंक करवा सकते हो अपने टाइम से, करंट के टाइम से, कि भाई रिसेंटली 2022 में क्विट इंडिया मूवमेंट को 80 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बट ना ये 82 85 ऐसा बुरा लगेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें से प्रॉपर राउंड फिगर में कोई ईयर्स खत्म हो रहे हैं, तो आप उधर लिख सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। या फिर समझ लीजिए आपको कोई इंट्रोडक्शन उधर नहीं सूझ रहा है, एज ऑफ नाउ ऐसा समझते हैं कि आपको नहीं सूझ रहा है, तो क्या लिखना है कि भाई इवेंट्स डायरेक्टली आप लिख दोगे कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट was so important movement for the independence of India led by Gandhi ji. There are some events that led to quit India movements as discussed below. सिंपल, और कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। तो देखो, मैंने थोड़ा सा डेकोरेट वे में लिखा है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट was a work as a last nail to the coffin of British colonialism in India. अभी देखो, आपको वो तो पता है ना कि लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन, जब लाला लाजपत राय को लाठियां मारी गई थी, तब लाला लाजपत राय ने ये स्लोगन दिया था कि भाई ये जो मुझे लाठियां लग रही है ना, मुझे नहीं लग रही है, ये ब्रिटिश एम्पायर को लग रही है, ये एज अ लास्ट नेल ऑफ कॉफिन काम करेगा। मैंने उसी लाइन को पकड़ा है और यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म के ऊपर लास्ट नेल ऑफ कॉफिन की तरह वर्क किया। हमें भी यही करना है, मतलब जो मैंने किया ना, इसको हमें अडॉप्ट करना है कि ऐसी सब लाइंस हैं जो ऑलरेडी किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताई गई हो, डजेंट मैटर, हम उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, और था भी ना, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट जब हमारा हुआ, क्या उसके बाद कोई भी मूवमेंट की इंडिया को जरूरत पड़ी थी? नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं ये आखिरी मूवमेंट था हमारा और बहुत ही पावरफुल था। हालांकि छोटे मोटे हुए थे, भाई रिन म्यूटिनी हो गई वैसा, बट ये बड़ा मूवमेंट आखिरी था। तो लिख दिया कि लाइट्स नेल टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म, क्योंकि कॉलोनी हमें बना के रखा था। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को आपको लिखना सीखना पड़ेगा, और इससे आपका आंसर यकीन मानिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब सोचिए कोई जनरली लिख लाएगा, भाई सब 90% बच्चे यही लिखेंगे कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, किसने किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई ही लिखेगा। और अगर एग्जामिनर आपका आंसर ऐसे पढ़ता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रेस होगा कि हाँ भाई कुछ अलग लिखा है। और क्या मैंने इसमें कुछ दिमाग लगाया है? मतलब ऐसा कुछ है कि मुझे नॉलेज चाहिए ये लिखने के लिए? नहीं,
कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए, बस लिखना है। बस एक वर्ड आपको अच्छा लिखना आना चाहिए, दैट्स इट। ऐसा भी लिख सकता था कि भाई लास्ट मोमेंट, तो वो अच्छा नहीं लिखता। ऐसे लिए आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है? आगे, अभी देखो नीचे मैंने मेंशन कर दिया कि कब आया, कब लॉन्च किया था और किधर से लॉन्च किया था, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। ऐसा ना लगे कि भई बंदे को राइटिंग अच्छी आती है बट नॉलेज नहीं है। इसलिए बता दिया कि 8 अगस्त ग्वालियर टैंक से बॉम्बे में हुआ था। और देखो मैंने टाइम पीरियड नहीं बताया है, ऊपर बता दिया था, यहाँ पे देखो 2 लिखना ही भूल गया हूँ मैं, 1942। यहाँ पे भी लिखना चाहिए 1942, वो बताना रह गया, वो बताना चाहिए। तो ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है? आगे देखते हैं, इवेंट्स दैट लेड टू क्यूआईएम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो हर बार पैरे में लिखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले आगे भी वही लिखा है, इधर भी उसी तरीके से लिखें तो आई कैची नहीं लगेगा। तो हमें कुछ डिजाइन वाइज लिखना है। देखो किया तो सिंपल ही है ना, 1 2 3 4 करके लिख दिया, बट ऊपर नीचे करके लिखा। ऊपर से इस तरीके से लिखोगे, आपको वर्ड भी कम यूज करने पड़ेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और दिखेगा भी अच्छा। सेम हमने भी वही किया है कि भाई क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ क्यों था, क्योंकि क्रिप्स मिशन आता है 42 में, वो फेल हो जाता है। या फिर आप इधर ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन दोनों फेल हो जाते हैं। फिर मासेस ऑलरेडी रेडी पड़े होते हैं, क्योंकि हमने देख लिया था ना इंडिविजुअल सत्याग्रह करके, कि सब रेडी थे, क्योंकि सब सब आ रहे थे कि भाई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो मूवमेंट चल गई थी हमारी। आपको नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये दिल्ली चलो मूवमेंट से इंडिविजुअल सत्याग्रह से हमने देख लिया कि भाई मासेस तो रेडी पड़े हैं। किसने लॉन्च किया था भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह? गांधी जी ने लॉन्च किया था। ओके, फिर एक और रीजन क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स ऐसा बोल दिए कि इंडिया भी है, और हमारा तो ओपिनियन लिया ही नहीं, क्योंकि हमारे भाई वो कॉलोनी करके बैठे थे हमको। और एट लास्ट सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का जो काम था इंडियन नेशनल आर्मी का, उससे भी हमें एक मॉरल बूस्ट मिला। अभी देखो ये मेरे अभिप्राय है, ठीक है कि ऐसा है। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे लीडर्स उस वक्त काफी रेडी थे, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, उसकी वजह से हमें ये वो इवेंट्स देखने को मिले, तो भी हो सकता है। तो इवेंट्स आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे हो सकते हैं, और सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि 50 इवेंट्स है, अभी जिसको जो अच्छे लगे वो लिख दिए भाई। मैंने तो क्या किया है, ज्यादा सोचा नहीं है। आप भी, मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही करो। एक टाइमलाइन बता दी है। देखो हुआ क्या था कि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर टू में हमारा बता दिया 1940 के आसपास ही, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बता देते हैं। फिर ऑगस्ट ऑफर वो भेजते हैं, ऑगस्ट ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आता है। सिर्फ टाइमलाइन है, मैंने उसी को ट्रेस किया है कि हाँ, फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हम इंडिविजुअल सत्याग्रह ही बोलते हैं, सत्याग्रह भी करते हैं, तो उसी को ही रख दिया। और फिर उसी के दौरान सुभाष चंद्र बोस भी अपना काम कर रहे थे, उसी को रख दिया। सिर्फ एक चीज याद की, और उसके रिलेटेड जो जो चीजें हुई है उसको यहाँ पे लिख दिया, ताकि आपको ज्यादा उधर सोचना ना पड़े। अभी आउटकम क्या निकले क्यूआईएम के? तो भाई ब्रिटिश का नेचर चेंज हो गया, क्योंकि इसी के बाद बहुत देर बोला था, बट बोला तो था कि भाई एटली ने बोल दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से चले जाएंगे, और कुछ टाइमलाइन दी थी, अभी मुझे वो टाइम पर्टिकुलर याद नहीं है, बट ऐसा बोला था कि भाई अब शायद फेब्रुआरी 47 या फिर ऐसा कुछ के तब तक हम चले जाएंगे। आपको याद हो तो आप बता देना। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिली, बालिया में चित्तू पांडे और सतारा महाराष्ट्र में। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू एंड हिडन लीडर्स, जैसे कि राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। अभी देखो ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री में इतना पढ़ने में नहीं आता है, बट मूवीज में तो आता है। रिसेंटली मूवी निकली हुई है उषा मेहता के नाम से ऊपर, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है। वो सीक्रेट रेडियो जो सारा अली खान है वो उधर चलाते हैं, और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। वो मैंने देखी हुई है, तो मुझे पता है, वहां पे मैंने लिख दिया, और ये एकदम सही बैठेगा। और एट लास्ट जो हमारे मासेस थे वो भी एकदम करिज्मेटिक वर्क कर रहे थे, वो रेडी थे डू और डाई एज कॉल्ड बाय गांधी जी। और देखो अगेन आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि करिज्मेटिक, अभी डू और डाई तो बोला ही था, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई गांधी जी ने बोला था इस तरीके से। आपको ऐसे वर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप एकदम ही सिंपल लिख दोगे कि भाई वर्क बाय मासेस, तो वो इतना पावरफुल नहीं लगेगा। ऐसे सब वर्ड्स अच्छे अच्छे लग, आपकी इन शॉर्ट वोकैब अच्छी होगी ना, तो आपका आंसर दिखेगा भी अच्छा, दैट्स इट। अभी कंक्लूजन में क्या लिखना है? हमेशा कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, तो कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका आउटकम क्या निकला। कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो उसका आउटकम आप लिख सकते हैं। इसका आउटकम क्या था? तो भाई इंडिपेंडेंस मिल गई, राइट? तो ये इसीलिए मैंने लिख दिया कि भाई लास्ट बट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन
मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या किया है, ये समरी कर दी कि हाँ भाई ये अच्छा था, दैट्स इट। ओके, तो ऐसी तरीके से लिख सकते हो। हमेशा जरूरी नहीं है कुछ आउटकम आपका जो कंक्लूजन हो कुछ अलग ही हो। समरी आप कर सकते हो कि भाई हाँ ये था, दैट्स इट। ओके, हिस्ट्री के क्वेश्चन में कंक्लूजन में ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि इतना पावरफुल लिख नहीं पाओगे। और ना मैं इवन सोच रहा हूँ, टाइम तो मेरे पास काफी कम है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो नोट्स पड़े हैं ना, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, जो भी इन शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, उनकी मैं वीडियो बना दूं अगर मेरे पास टाइम मिलता है तो। या फिर ऐसा करेंगे कि संडे को फ्री होता हूँ तब मैं वीडियो अपलोड करता रहूं, और सिर्फ नोट्स की वीडियो होगी। वो ऐसा समझ लीजिए कि वो आपका रिवीजन के बेस काम करेगी, क्योंकि भाई हमारी एग्जाम नजदीक आती जा रही है तो रिवीजन सबको करना होता है। तो हम उसी नोट से रिवीजन कर लेंगे। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बनाने का। अभी ऐसे ही मुझे थोड़ा मन कम करता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इफ यू वांट टू मेक मी दिस वीडियो देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। इवन सोचा तो मैं वो भी था कि भाई पीटी की भी वीडियो बना देंगे, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक की। बट देखते हैं, अगर टाइम होगा तो बनाएंगे, बाकी इग्नोर करेंगे। अभी आज के आप ना आज के आपके क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे पीवाई क्यों ही है वैसे। इसमें से हम ऐसा करेंगे, कुछ को डिस्कस कर लेंगे ताकि हार्ड ना पड़े। बाकी ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है, मेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको लिखना है। और बाकी देखेंगे, जो बाकी रह जाते हैं वो भी आपको प्रीलिम्स बेस्ड करना है। चलिए न्यूज में आता है। सबसे पहले यही देख लेते हैं, चलिए, कि मैकेंजी की रिपोर्ट आई है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड डी पॉपुलेशन के ऊपर। अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो क्यों रहा है? डेमोग्राफी क्या होती है? तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस हो रहा है, दैट्स इट। जैसे क्या बोला है, डीपॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है। मैं पेन बदल देता हूँ, आपको हाईलाइट अच्छा रहेगा। डीपॉपुलेशन क्यों देखने को मिल रही है? पॉपुलेशन कम होती जा रही है। 2/3 जितनी कंट्रीज है जहां पे हमें रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से भी कम फर्टिलिटी देखने को मिल रही है। जो 2.1 है ना, उसको हम आइडियल मानते हैं कि भाई अगर कोई भी कंट्री है उसका रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, मतलब कि एक वुमन अपनी पूरी उम्र के दौरान जब वो फर्टाइल है तब अगर कितने चिल्ड्रन को बर्थ दे पा रही है, वो फर्टिलिटी होती है। वैसे हम पूरी कंट्री की फर्टिलिटी काउंट करते हैं, मतलब कि सारी वुमन है वो कितने बर्थ दी है चिल्ड्रन को, उसको काउंट करते हैं और देखते हैं कि भाई एवरेज क्या निकलती है। अगर वो एवरेज 2.1 निकलती है तो उसका मतलब भाई जितने लोगों का बर्थ होगा सामने उतने ही लोगों की डेथ हो जाने वाली है, मतलब वो इक्वल रहने वाला है। अगर दो का 2.0 हो, उससे बेहतर हम मानते हैं कि 2.1 इज आइडियल, कि ऐसा रहेगा कि हल्का सा तो हम अपनी डेथ से आगे हैं, तो उसको आइडियल मानते हैं, ठीक है। हमारा कितना है, इंडिया का कितना है? तो इंडिया का है 2.0, मतलब आइडियल से हल्का सा कम। और यहाँ पे डीपॉपुलेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसकी 2/3 कंट्रीज में रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से कम हमें फर्टिलिटी देखने को मिल रही है। 2.1 हो तो परफेक्ट होता है कि भाई जितने बर्थ हो गए उतने ही डेथ हो जाएंगी। एज स्ट्रक्चर्स जो है वो भी इन्वर्ट होता जा रहा है। जो हमारा पिरामिड होता है वो इन्वर्ट होता जा रहा है फ्रॉम पिरामिड टू ओबेलिस्क। ये मैं आपको नीचे बता दूंगा। फिर 21st 100 पॉपुलेशन मेजर इकोनॉमीज विल फॉल टू 20 to 50% एज पर यूएन। मतलब 2100 तक हम पहुंचेंगे तो हमारी पॉपुलेशन होगी वो 20 से 50% जितनी कम हो जाएगी। हर जगह पे नहीं, मेजर इकोनॉमीज में। अभी भाई क्या क्या डेटा है कि भाई फॉलिंग सपोर्ट रेशियो भी देखने को मिल रहा है। सपोर्ट रेशियो पहले कितना था? तो 6.5 था, वो अभी 3.9 आ गया है। सपोर्ट रेशियो क्या होता है भाई? तो जितने भी कोई भी कंट्री के अंदर जितने भी ऐसे वर्किंग एज की पॉपुलेशन है, मतलब कि 15 से 64 के अंदर की जो पॉपुलेशन है जो कि काम कर सकती है, उसको हम सपोर्टिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जबकि उसके ऊपर वाले लोग हैं वो कौन है? तो वो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंसी रेशियो शो करते हैं हमें। डू रिमेम्बर इट, ठीक है, सपोर्टिव रेशियो। इवन चाइना जैसी कंट्री में भी उनको 50% जितना लेबर इनकम देना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो एग्रीगेट कंजप्शन है और जितना वो खर्च कर सकते हैं उसको मीट कर पाए, उसको लेवल ले पाए। हटाइए, वो काम का नहीं है हमारे। वी शुड इग्नोर दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि वो हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। इंडिया के बारे में देख लेते हैं जो कि एक्चुअली हमारे काम का है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी के लिए तो मस्त है भाई। हम कितने ही सालों से लगातार 0.7% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं ड्यू टू हमारा डेमोग्राफिक, ठीक है। अभी देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये डेमोग्राफी है वो आपकी अच्छी है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है
और उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो मतलब डेमोग्राफी से अगर मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है, ठीक है? प्रॉफ़िट मतलब कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? सिर्फ़ नॉन मॉनेटरी फंड में नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफ़िट होता है ना? तो अगर डेमोग्राफी से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो डिविडेंड है। वैसे ही डेमोग्राफी से अगर मुझे नुकसान हो रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है, कोई भी लॉस हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ मॉनेटरी लॉस, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? डिज़ास्टर। तो उसका मतलब क्या है? डेमोग्राफिक डिज़ास्टर। तो याद रखना अगर फ़ायदा होता है तो वो डिविडेंड है और अगर नुकसान होता है तो डेमोग्राफिक डिज़ास्टर। इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हर साल हम 0.7% जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी डेमोग्राफी की वजह से और ये हम करते ही रहेंगे जब तक हम 2050 में नहीं पहुँच जाते। उसके बाद क्या होगा कि हम श्रिंक करेंगे 0.2% तक। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए 50 साल 50 तक तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया के पास 33 इयर्स है कि हमारा जो सपोर्ट रेशियोज़ है, उसको हम फुल्ली यूटिलाइज़ कर लें। ठीक है, ये सब तो आप नॉर्मली समझ गए हो कि डेमोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या अभी हो रहा है। वैसे ना अभी हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफी का। यहाँ पे देखिए, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि भई इंडिया की डेमोग्राफी अच्छी है। पहले 2008 का डेटा देख लीजिए, तो देखो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक पिरामिड और इसमें ऐज एज़ वेल एज़ उसकी पॉपुलेशन दिखाते हैं। जैसे कि 0.4 से लेकर अरे यार! 0 से लेकर 4 साल तक लोग कितने हैं? तो इंडिया की पॉपुलेशन के 5% जितने मेल मेल हैं और 5% जितनी फीमेल है। ये जो राइट वाला सेक्शन है, ये फीमेल का सेक्शन है और लेफ्ट वाला जो है, वो मेल का है। फिर और ऊपर आएँ तो भई 25 से 29 में कितने हैं? तो 4% जितने, 20 से 24 में 4% जितने और जैसे-जैसे देखो उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे ही हमारी पॉपुलेशन उतने कम होती जा रही है। मतलब कि 60 से 64 में देखेंगे, तो उस वो पॉपुलेशन के सिर्फ 1% जितने ही लोग हैं। ओके, तो उसका मतलब हमें पता क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो इस एरिया में है। ओके, ये और किसका डेटा है? ये 2008 का डेटा है। अभी 2023 में आते हैं तो क्या होगा? ये लोग जो हैं वो बड़े होंगे राइट? तो इसीलिए देखो ये हल्का-सा ना ऊपर आ गया। देखो अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है हमारी? तो यहाँ पे है, 35 से लेकर 14 साल के बीच में। मतलब सब यंग पड़े हुए हैं, 23 का डेटा है ये। और अगेन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं मतलब ऐज बढ़ती जाती है, वैसे ही इनकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। अभी आगे क्या होगा? खुद अनुमान लगाइए। हम और 10 साल आगे चले जाएँगे तो ये जो पॉपुलेशन है बीच की, वो और बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी। तो अगेन क्या होगा? हमारा जो पॉपुलेशन का कंपोज़िशन है वो चेंज होगा और अभी कहाँ पे होगी पॉपुलेशन? यहाँ पे होगी। कि भई अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? तो भई 30 से लेकर 50 साल के बीच में। और ये कब होने वाला है? तो 39 के आस-पास हम पहुँचेंगे तब होगा। अभी अगेन अज़्यूम कीजिए और 10-15 साल हम आगे चले जाएँगे, तो ये पॉपुलेशन और बूढ़ी हो जाएगी और ओल्ड होगी और तब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे होगी, वही 40 से लेकर 60 साल के बीच के एरियाज़। तो अभी क्या ये काम कर पाएँगे? जैसे वो जब जवानी में काम कर रहे थे, 25 से 30 के बीच में, वैसा ये 40 से 60 में नहीं कर जाने वाले हैं। उसका मतलब हम जब 50 के आस-पास पहुँचेंगे ना, तभी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है डेमोग्राफी का, वो कम होता जाएगा। इसीलिए भई जवान हो तो काम कर लीजिए, बूढ़ा होके काम नहीं कर पाओगे आप। और यही प्रिंसिपल हमें पूरे नेशन में भी लागू होता है, इसीलिए बोलते हैं वी शुड यूटिलाइज़ अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका डिज़ास्टर ना बनने दें। इसीलिए देखो अगर डेमोग्राफिक जो अपना डेमोग्राफिक पिरामिड है ना, वो ट्रायंगल रहता है ना, वो अच्छा रहता है। ये देखो ट्रायंगल था ना, तो ये बहुत अच्छा है। बट धीरे-धीरे हमारी पॉपुलेशन अगर बूढ़ी हो जाएगी तो ये क्या अभी इसमें आपको ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं, अभी कोई ट्रायंगल नहीं है, अभी ऊपर से ऐसा हो गया है। इसी को बोलते हैं ऑब्लिस्क। ओके? अभी देखो ये क्यों ज़रूरी था, इतना हमने आराम से और क्यों किया है? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर बताइए। विंटर मतलब श्रिंक होना पॉपुलेशन का। इन द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स दिस सिचुएशन इलैबोरेट करना है और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 27 दिसंबर की वीडियो में। काइंडली डू वॉच इट। अभी मैं आपको बोलता हूँ ना कि भई देखिए तो एक्चुअली में देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ ये आंसर देख लेना और फिर हटा देना वो वीडियो को। ओके? तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये आ गया है और समझ भी आ गई ये चीज़। अभी ना बाजू में ही आ जाइए, वही न्यूज़ देख लेते हैं कि भाई स्टार्टअप के बारे में हमने स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया था, उसको 9 साल हो गए हैं। ओके, मिशन नहीं सॉरी इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अभी स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया है किसके लिए होगा? डेफिनिटली स्टार्टअप्स के लिए होगा। इसके फीचर्स क्या-क्या थे? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को हमें बढ़ाना है, ताकि स्टार्टअप अच्छे से अपना धंधा कर पाए भई। अ, फिर टैक्स बेनिफिट देने हैं, छोटी-छोटी जो कंपनीज़ है उसको टैक्स नहीं भरना पड़े, फंडिंग सपोर्ट करना है, फंडिंग के लिए हम फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स लेके आए थे। फिर सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ लेके आए जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सबके लिए लेके आए थे, ठीक है? और वो अभी भी हम लेके चल ही रहे हैं। फिर फ्लैगशिप स्कीम्स हमने क्या लाई थी स्टार्टअप इंडिया के अंदर
तो भाई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लेके आए थे कि भाई शुरुआती फेज में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हमसे ले जाइए। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आए थे स्टार्टअप्स के लिए कि क्रेडिट गारंटी मतलब बैंक को बोलेंगे कि भाई इनको उधार दे दो, अगर ये नहीं चुका पाएंगे ना तो हम चुका देंगे, हम उसकी गारंटी लेते हैं। तो यस, फिर हम एफएफएस लेके आए थे, मतलब जो हमने ऊपर देखा ना, फंड फॉर स्टार्टअप्स, फंड फॉर स्टार्टअप्स, कि उसको फंड प्रोवाइड करें, वेदर इट इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर इंडिया और बाहर से कोई आ रहा हो, पर इन शॉर्ट फंड आए। उसका फायदा क्या निकला है भाई, ये सब हमने किया तो उसका फायदा क्या मिला हमें। सबसे पहले तो स्टार्टअप स्टार्टअप इंक्रीज हो गए। अभी के लिए हम देखें तो हमारे पास 1.6 लाख जितने स्टार्टअप्स हैं, और 2016 में कितने थे, तो सिर्फ 500 थे। इससे पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट काम करती है तो एक्चुअली वो बदलाव ला सकते हैं। फिर स्टार्टअप की इकोसिस्टम, हम पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न, सबसे ज्यादा नहीं, थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स भी हमारे। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, अगर आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 100 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है, उससे ऊपर पहुंच जाती है, तो आप यूनिकॉर्न है। 100 बिलियन नहीं, 100 सीआर शायद। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि स्टार्टअप्स के थ्रू हमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख जितने डायरेक्ट जॉब, इनडायरेक्ट जॉब की तो बात ही रहने दीजिए। और वुमन देखे तो जितने भी स्टार्टअप्स हमारे आ रहे हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 74,000 स्टार्टअप्स में एक ना एक वुमन डायरेक्टर जरूर होती है। इवन आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अभी जो थोड़े टाइम से आ गया है ना, ये शार्क टैंक, मामा अर्थ, मामा अर्थ, मामा अर्थ की जो ऑनर है वो भी वुमन ही है। तो ऐसा, ऐसे जो आप लाइव एग्जांपल है वो एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। और इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है भाई स्टार्टअप्स के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए। हमने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री बनाई है, भास्कर। फिर मार्ग मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बनाया है। इस मार्ग में क्या होता है कि जो ऑलरेडी काम कर चुका है ना, वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, यार इस तरीके से काम करना चाहिए, ये वो, ठीक है। फिर स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल बनाया है, एंड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन बना रहा है। ओके, अभी आप इसको यूज कैसे करोगे, क्या आपको काम आ सकता है इसमें से। सबसे पहले ये जनरल अपने जनरल पॉइंट्स हैं, ये आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे कल हमारा सब्सिडी वाला क्वेश्चन था कि रिन्यूएबल एनर्जी में सब्सिडी क्या वर्क कर सकती है, उधर मैंने ये सब यूज किया था ना, टैक्स बेनिफिट भी यूज मैंने किया हुआ था, वे फंडिंग सपोर्ट भी किया हुआ था। तो यस, ऐसे जनरल पॉइंट्स को आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। फिर स्टार्टअप के रिलेटेड ये इनिशिएटिव्स हैं कि भाई सीड फंड लेके आए, क्रेडिट गारंटी लेके आ गए, तो ये आप यूज करोगे। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, या फिर बिजनेस के लिए, या फिर एमएसएमई के लिए, ये हर जगह पे आपको काम आ जाएगा। अभी देखो प्रीलिम्स में ये पूछे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही टाइम से चल रहा है, तो ये नहीं पूछा जा सकता। फिर अभी आपको ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि भाई हम थर्ड लार्जेस्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये पूछा जा सकता है, और शायद पूछा गया है 2023 में, शायद पूछा गया था। और फिर आपको अगर इंट्रोडक्शन लिखना है, कोई भी एमएसएमई के रिलेटेड या फिर स्टार्टअप के रिलेटेड आता है कोई क्वेश्चन, तो ये डेटा को आप यूज कर पाओगे अपने इंट्रोडक्शन में। इवन बॉडी में भी यूज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रीलिम्स में अगेन क्या आ सकता है, ये भास्कर किससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। फिर मार्ग किससे रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। अभी उधर भास्कर आएगा ना, आपको लगेगा कि डेफिनेटली ये स्पेस से है, या फिर ये मार्ग आएगा तो आपको लगेगा यार ये ना कुछ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए। ध्यान देना, ये दोनों स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अभी क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस पूछे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये पूछा था कि जीडीपी में अगर मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी पर्टिकुलरली एमएसएमई। तो देखो इधर आप ये सब पॉइंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे ही क्या पूछा है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या कह रही है, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। मतलब इसके डेटा को आप बहुत यूज कर पाओगे। और ये भी कब का क्वेश्चन था, तो 2023 का क्वेश्चन था। और हमने ना वैसे ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, बट कौन से वीडियो में किया ना वो मुझे याद नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ, अभी यही देख लीजिए। चलिए, प्राइम मिनिस्टर कमीशन द 3 फ्रंटलाइन नेवल कॉम्बैट आईएनएस सूरत, नीलगिरी एंड वाक्षीर। ओके, सबसे पहले देखो इंडिया का ना गोल है कि हम चाहते हैं कि हम नेट इंपोर्टर से नेट बिल्डर बन जाए व्हेन इट कम्स टू नेवी। देखो ये कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा था, ये रहा, फ्रॉम बायर्स नेवी टू बिल्डर्स नेवी। अभी देखो ऐसे शब्द को आपको यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ नेवी लिखा हुआ है, बट हम तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ना। हम लिख सकते हैं फ्रॉम बायर्स नेशन टू बिल्डर्स नेशन एंड एक्सपोर्टिंग नेशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी को भी हम, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फ्रॉम बायर्स नेवी टू बिल्डर्स नेवी टू दी एक्सपोर्टर्स नेवी, राइट। ऐसे सब शब्द को आप यूज कहाँ पे कर पाओगे, आपके कंक्लूजन में कर पाओगे।
इजीली कंक्लूजन में कर पाओगे और लगेगा भी अच्छा। ओके, तो ये हमारा मोटो है और ये हम कब तक करने वाले हैं, तो भाई 200 शिप्स हम बनाने वाले हैं 2027 तक, क्योंकि यही हमारा विजन है। और इसमें भी हम मेन क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम जितनी भी शिप्स बनाए ना अपनी नेवी के लिए, उसमें हम नेवल इंडिजिनस प्लान के अंदर एमएसएमई से प्रोक्योरमेंट करें। इसी के चलते बहुत सारी कंपनीज जो कि एमएसएमई है वो आगे आ गई हैं। पिछले एक डिकेड में हमने 40 जितने नेवल वेसल बना दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने आईएनएस विक्रांत बनाया, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पहला जो कि हमने खुद बनाया। फिर आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिगात हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई, अगेन इट्स एक्सीलेंट। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। और हाँ, ये हम किसके अंदर कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी है इंडियन नेवी मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान। ओके, तो हमने देख लिया कि इंडियन नेवी के अंदर काफी कुछ अच्छा तो कर रहा है भाई। अभी इसी के चलते हमने अंदर भी कुछ किया हुआ है, बहुत सारे हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट लाया था, मैं ना वो नीचे बताता हूँ। 3 प्रोजेक्ट हमने मेनली लाए हैं, वो नीचे देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले हमने नेवी के लिए लाया प्रोजेक्ट 15 बी। इसके अंदर हम 4 शिप बनाए हैं, एक आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई एंड सूरत। ओके, कलकत्ता, कोची, चेन्नई, सूरत। अभी देखो, आप ये ट्रेस करोगे ना, ऐसे अगर मारो तो यहाँ पे आ गया आपका कलकत्ता, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे कोची और यहाँ पे सूरत। तो भाई अपने देश की चारों बाजू एक एक हमने अपनी नेवी का वेसल रख दिया। ओके, ये कौन सा था, ये प्रोजेक्ट 15 बी था। फिर हम 17 ए भी लेके आए हैं। 17 ए के अंदर जितने भी अपने माउंटेन रेंजेस है ना, सॉरी माउंटेन्स है, उसके नाम पर सारे रखे गए हैं। जैसे कि भाई नीलगिरी, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, विंध्यगिरी, हिमगिरी, तारागिरी एंड द्रोणागिरी। ये शायद ना द्रोणागिरी होना चाहिए, अभी मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने जब सर्च किया तब द्रोणागिरी लिखा था, इसलिए मैंने वही लिख दिया है, बट इट शुड बी द्रोणागिरी। ठीक है, बट आपको इतना पता चल गया, जितने भी ये गिरी गिरी वाले हैं ना, वो सारे के सारे 17 ए के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, तीनों में वेसल ही बना रहे हैं, बस अलग अलग प्रोजेक्ट का नाम है। वेसल मतलब, सॉरी वेसल तो नहीं, फ्रिगेट्स बनाते हैं किसी में। इन शॉर्ट हम शिप बना रहे हैं, ऐसा रखिए, क्योंकि सीडीएस के लिए वो काम का है, कैसी कौन सी बन रही है। यूपीएससी के लिए सिर्फ शिप चल जाएगा। ओके, और फिर हमारा है प्रोजेक्ट 75। उसके अंदर हम 6 शिप बना रहे हैं, जो कि बन चुकी है एक्चुअली। कलवरी, खंडेरी, करंज मतलब K3 और वेला, वगीर एंड वक्शीर मतलब कि V3। ये तो हमने 2-3 दिन पहले भी देखा था, K3 V3। एक और बार, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्शीर। और ये सारे ना शायद फोर्ट के नाम है, उसके ऊपर से हमने ये बनाया हुआ है। ओके, तो इंडिया ने अपनी नेवी को एक्सपांड करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं, उसी ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये शिप बना रहे हैं। आपको देखो, ये क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि पॉसिबल है शायद अगर यूपीएससी चाहे तो ये पूछ ले कि भाई रिसेंटली इंडियन नेवी हैज कंप्लीटेड दिस और दिस प्रोजेक्ट, और उसके अंदर हमने ये शिप बनाई हुई है। जैसे कि ऐसा पूछ ले कि वेला, वगीर एंड बख्शीर बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17 ए, तो ऑफ कोर्स वो गलत हो जाएगा। होगा इजी, बट फिर भी लोगों को लगे यार बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा था, ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पूछते हैं। बट इजी होगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, 2 साल से लगातार ये वेला, वगीर, बख्शीर को मैं पढ़ रहा हूँ लगातार। अगर 2-3 साल से कोई चीज आ रही है, तो चांसेस है ना कि वो पूछा जाएगा। गलती से भी अगर आ जाए तो हमें वो आना चाहिए। चलिए अभी आगे देखते हैं था क्या चीज। तो देखो, वही बोला है कि भाई सारी की सारी शिपमेंट हमें मिल गई है 3 फ्रंटलाइन नेवल कॉम्बेटेंट्स, जैसे कि सूरत, नीलगिरी, बख्शीर। ये 4th, 1st, 6th शिप मतलब कि इस प्रोजेक्ट की है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पेन ले लेने दो तो कोई। गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट 15 बी के अंदर काम करती है, फिर नीलगिरी 17 ए के अंदर और बख्शीर 75 के अंदर। ये सब किसने बनाया, कंपनी कौन सी थी, वो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी इंडिजिनियसली बनाई हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट क्या हुआ है नेवल इंडिजिनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले सागर पॉलिसी है। सागर पॉलिसी का हमारा एम क्या है कि जितनी भी इंडियन ओशन रीजन की कंट्री है, उस इंडियन ओशन रीजन के अंदर किसी भी कंट्री को कोई भी नीड पड़ती है, तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर होंगे, ठीक है। ये भी हमें काम आता है अपने आंसर राइटिंग में, और इवन प्रिंस में भी अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि सागर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। फिर भाई हम सिक्योर करते हैं अपने ट्रेड रूट्स को, जैसे कि रिसेंटली रेड सी के अंदर जो हाउदी रिबल्स का अटैक हो रहा था, ठीक है, तभी इनके अगेंस्ट हमने ऑपरेशन चलाया। शायद ना उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प है, शायद, मुझे पक्का नहीं याद है, बट शायद ऑपरेशन संकल्प है। और इसी के चलते हमने हाउदी रिबल्स को खदेड़ दिया और अपनी शिप्स को बचा लिया था भाई।
फिर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि ताकि इजीली अभी ये उधर चल जाएगा ऑपरेशन संकल्प, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काम आ रहा है डेफिनेटली। तो भाई नेवी के हम नेवी इंडिजिनाइजेशन के ये फायदे हैं। फिर हम ये भी बोल सकते हैं भाई एमएसएमई को हम फायदा दे रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। और फिर हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंस यहाँ पे रखा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब कॉमन पॉइंट है और ये आपको आने भी चाहिए। ओके चलिए अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, इसी को देख लीजिए। इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई। ओके सबसे पहले तो भाई कॉन्स्टलेशन क्या होता है, सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन, जैसे कि तारों का कॉन्स्टलेशन होता है ना कि भाई तारों का कोई ग्रुप है तो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं कि भाई उसका एक ग्रुप है। वैसे ही अगर सैटेलाइट का ग्रुप है तो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन हो। प्रोनाउंस के लिए माफ करना क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना तो हो जाता है मेरा जबान फंबल। ओके अभी देखो ये कॉन्स्टलेशन है तो कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, यस डेफिनेटली होगा। इसमें होगा क्या कि कोई भी कॉन्स्टलेशन अगर हम लॉन्च किए हुए ना तो एक दूसरे सैटेलाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी इंफॉर्मेशन है, अगर इतने सारी सैटेलाइट एक साथ काम कर रही है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगी, राइट। तो सबसे पहले सैटेलाइट का नाम क्या है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स। अभी देखो ये इतनी पावरफुल है ना कि जनरली जो सैटेलाइट होती है ना उससे हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे बंजर जमीन है, कि रेगिस्तान है, ऐसा सब। बट ये इतनी पावरफुल है कि यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, बट ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस फॉरेस्ट के अंदर कौन सी ट्रीज है, मतलब कि एकदम ही हाई रिजोल्यूशन होगी। और फिर स्पीशीज तो आइडेंटिफाई कर ली, फिर ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसकी हेल्थ कैसी चल रही है, मतलब एकदम ही जूम है भाई। और इसमें ना स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइट्स का स्पेक्ट्रम होता है, जीएक्स यूवी आईआर, हमने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। वैसे विजिबल रेज में ना, मतलब जो भी विजिबल रेज है उसमें मेजरली कलर होते हैं आरजीबी सीएमवाई, मतलब कि आर फॉर रेड ग्रीन ब्लू, फिर साइन मैजेंटा एंड येलो। ये 6 ही कलर मिलकर सारे के सारे कलर बनाते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी कलर हैं इन शॉर्ट यही इन्हीं से ही आए हुए हैं। तो ये जो हमारी सैटेलाइट है ना ये वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम को कवर करती है, मतलब कि ये जितने भी प्राइमरी कलर्स है जैसे कि आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, सबको ये ईच सबके लिए अलग से इसके पास पिक्सल है और सबको अलग से ये आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये अर्थ की पूरी फिंगरप्रिंट बना सकती है, मतलब उतना प्रिसाइज है ये। ओके अच्छी बात है। और जो मैंने आपको ये बोला ना आरजीबी सीएमवाई, इसको याद रखना है। अभी रेड के सामने हमेशा कलर होता है सी, आरजीबी सीएमवाई। फिर जी के सामने हमेशा होता है मजेंटा और ब्लू के सामने हमेशा होता है येलो। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो शायद ना यूपीएससी ने कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है, भाई मुझे क्या पूछा हुआ है ना वो याद नहीं है, बट कुछ तो है। और जो भी विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें यही रूल काम करता है, आरजीबी उसके सामने सीएमवाई। उसका मतलब क्या है कि अगर आप आर को बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका साइन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब ग्रीन को बढ़ाओगे तो मजेंटा कम होगा ही होगा, मतलब ये ग्रुप में चलते हैं, दैट्स इट। अभी उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हटाइए, ये सब एडिटिंग में काम आता है। ओके ओके बाकी मैंने आपको बता दिया। हाँ ये किधर से ये जो लॉन्च हुआ इसका नाम क्या है, तो फायरफ्लाई है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टलेशन है उसका नाम फायरफ्लाई है। और मैंने ये भी बता दिया इसके फायदे क्या होते हैं, यस, कि एक दूसरे के साथ ये इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं तो हमारा जो प्रिसीजन होगा वो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, आइडेंटिफाई identical artificial satellite same purpose shared control designed to work in a system, yes, interconnected complement each other functions, okay। फिर अभी के लिए सबसे ज्यादा कॉन्स्टलेशन किसके पास है, तो स्टारलिंक के पास है। उसके पास 2146 एक्टिव सैटेलाइट्स है जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। इवन इसी के चलते ना जो देश होते हैं छोटे मोटे वो स्टारलिंक से भी बोलते रहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे इंटरनेट शुरू कर दो, ये वो। जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन रिक्वेस्ट कर रहा था अपना स्टारलिंक से कि यार हमारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई है, आपके स्टारलिंक से प्लीज हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर दीजिए। इससे पता चलता है कि अभी कॉर्पोरेट भी गवर्नमेंट से भी कुछ कुछ एरियाज में पावरफुल हो चुके हैं। क्योंकि सोचिए अगर कोई कंट्री के प्रेसिडेंट आपसे भीख मांग रहे हैं कि यार हमें इंटरनेट दे दीजिए, तो आपको स्टेटस पता चल रहा है कि कौन कितना आगे है। और फिर टाइप्स ऑफ हमने ऑर्बिट देखने को मिला है। अभी देखो मैंने जितनी भी ऑर्बिट के टाइप होते हैं ना, मतलब जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं 23 अक्टूबर के वीडियो में। तो डू वॉच इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए वो देखने के बाद आपको एक भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको ऑर्बिट के टाइप ना पता हो। अब देखिए मैंने फोटो ही डाल दिया, ठीक है।
कि ये देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट यहाँ में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर देखा हुआ है, तो आप सिर्फ़ इसको पढ़ लोगे, आपको फिर से याद आ जाएगा, ठीक है? और वैसे जो मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी आपको रिकमेंडेशन दिया है आज के वीडियो में, आगे देखेंगे, वो भी आप इधर से ही पढ़ सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी देखा हुआ है, सिर्फ़ रिविज़न करना है, तो इधर से ही कर लेना। बाकी देखना हो तो ये कौन-सा नंबर का वीडियो है, तो 23 अक्टूबर का जो वीडियो है, वो आपको देखना है। और ये साइबर सिक्योरिटी वाले में 29 अक्टूबर का वीडियो। डू वॉच इट। अगर नहीं देखा ना तो देख लीजिएगा, आपको हर एक टाइप की ऑर्बिट पता चल जाएगी और साइबर सिक्योरिटी हमारी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। अभी भाई ऐसे इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो भाई हमारी एग्रीकल्चर में हमें फ़ायदा मिलेगा, फूड क्वालिटी और सेफ्टी में फ़ायदा मिलेगा, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर पाएँगे, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर पाएँगे और वेस्ट सॉर्टिंग और रिसाइक्लिंग में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि पूछे जाते हैं हर साल एक क्वेश्चन साइंस की फील्ड से होता है, ऑलमोस्ट होता है। तो पॉसिबल है कि इस साल पूछ ले कि भाई सैटेलाइट्स का क्या फ़ायदा होता है, राइट? जैसे देखो पूछा था पहले ही कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमें अचीवमेंट्स मिल रही है, तो उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है इंडिया को? तो अभी ये पूछा जा सकता है, ठीक है? ये ऑर्बिट को मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप उधर से ही देख लेना। फिर से इस वीडियो बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है ये देख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया था कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी का एक आउटलुक की रिपोर्ट आई है उसके बारे में कि भाई साइबर सिक्योरिटी जो है वो अभी काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन हो गया है क्योंकि इतने तरीके से क्राइम होते हैं कि हमें भी नहीं पता होता है, तो काफी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो सप्लाई चेन वर्नेबिलिटीज है क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज में कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहता है और जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है कई बार। जैसे कि समझ लीजिए कि चाइना में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो चाइना के जितने भी भाई जो हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें पॉसिबिलिटीज़ है दिखने को मिल जाएगी दिक्कत, राइट? प्राइवेसी इश्यू हो गए कुछ भी या फिर पायरेसी हो रही है, हो सकता है ये। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काम करते हैं, वो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। ऑलरेडी हमारा हुआ था ना कि चाइना ने हमारे कुंदन-कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे अटैक किया हुआ था। फिर एआई ड्रिवन थ्रेट होते हैं, अभी भी होता है ना। अभी आप सोचिए एआई ड्रिवन थ्रेट में कि मैंने रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही मुझे पता चला कि आप अगर चाहो तो किसी का भी फ़ोटो ले लीजिए, एक्स, वाई, ज़ेड किसी का भी फ़ोटो आपके पास है। इवन आप चाहते हो कि कोई एक्ट्रेस है, उसका कोई फ़ोटो है या फिर कोई एक्टर का फ़ोटो है। आप बाजू में अपना फ़ोटो रखिए और आप फिर चाहो जो टास्क परफ़ॉर्म करवाना चाहते हो वो एआई को बोलिए। इफ यू वांट टू हग मतलब कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो, आपको बताना हो कि भई मैं कैटरीना कैफ के साथ गले लग रहा हूँ, सिर्फ़ एआई को बता दीजिए, मेक हग ईच अदर। वो आपको वीडियो बना देगा आर्टिफ़िशियली, जबकि आप कभी मिले भी नहीं हो वो उस हीरो या फिर हीरोइन से। ये तो मैं सिर्फ़ हग का बोला हूँ, आप जो चाहो वो करवा लेते हो, उसका आर्टिफ़िशियली वीडियो बना देगा वो। मतलब सोचिए कितना ही डेंजरस है ये। फिर आपको वो भी पता ही है, डीप फेक, ठीक है? कि आपका डुप्लीकेट वीडियो बन जाता है, आपकी शक्ल जो होती है वो स्वैप हो जाती है। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो है, एआई ड्रिवन थ्रेट काफ़ी है। जैसे मैंने बताया ना, ये तो मैंने खुद भाई देखा, आई वाज़ शॉक्ड कि यार क्या ही हो रहा है। फिर भाई साइबर स्किल के गैप हैं, यस। क्या हमको और आपको इतना वो साइबर के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है? नहीं, हम सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं, हमारे पास स्किल कुछ भी नहीं है। इसलिए उसका भी गैप देखने को मिलता है। फिर कन्वर्जेंस ऑफ साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अभी कायदे से साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है। जैसे कि हमने देखा था ना, साइबर स्लेवरी होती है, जो अपना लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला एरियाज़ है, वहाँ पे साइबर स्लेवरी होती है। ये लोग क्या करते हैं, पहले बुलाते हैं इंडियंस लोगों को कि भई हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अवेलेबल है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो हमसे फ्रॉड करवा रहे हैं, हमसे कॉल करवाएँगे कि भई ये वो कुछ भी, और फिर फ्रॉड करवाएँगे क्योंकि उनको ये अच्छी खासी हिंदी आती होती है। और फिर जैसे ही उधर वो गए होते हैं, उसका पासपोर्ट-वासपोर्ट छीन लेते हैं, मतलब स्लेव ही बना देते हैं। बट कौन से स्लेव? साइबर स्लेव, जो हम आपको बोले वो करना है। तो जो साइबर क्राइम है, वो भी ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो गया है, उसके साथ लिंक हो गया है। फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ भी हमारे पास साइबर रिस्क रिलेटेड, जैसे कि एनर्जी ग्रिड में कोई इश्यू हो जाना। और फिर क्वांटम वल्नरेबिलिटीज़ भी है। क्वांटम के बारे में हमें बहुत बार देखा है, उसको मैं समझा नहीं पाऊँगा अभी क्योंकि टाइम जाएगा, बट ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई एबिलिटी टू ब्रेक पब्लिक की इंस्क्रिप्शन, कि जो हमारा व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं, तो वो की टू की इंस्क्रिप्शन होता है, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो। क्वांटम के थ्रू आप उसको भी ब्रेक कर सकते हो। तो बहुत ही सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और थ्रेट हैं, ठीक है? आप ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ लिखिए। अगर थ्रेट भी आपको पूछा जाए ना, तो आप इस सब को यूज़ कर सकते हो कि भाई हाँ, ऐसा होता है। और मैंने आपको हर एक का एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। हर एक का मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, तो उसको यूज़ करना भाई। क्योंकि एग्ज़ाम में पॉइंट सबको आते हैं, एग्ज़ाम्पल ही हैं जो आपको अलग बनाते हैं और मार्क्स देते हैं। अगर कोई भी थ्रेड लिखना है, बाजू में हम क्या लिख देंगे अभी से,
अभी हम लिख देंगे एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम भी लिखना हो तो लिख सकते हो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025, बट ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इतना फोरम का रिपोर्ट लिख देते तो वो काफी है। और देखो वही मतलब जितने हमने पॉइंट देखे ना वही पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे, बस थोड़ा सा राउंड में लिखे गए हैं, दैट्स इट। ओके, अभी नीचे देखते हैं। और हाँ भाई, साइबर से रिलेटेड आपको जो वीडियो देखना है वो मैंने नीचे बताया, आपको 29 अक्टूबर का देखना है, और यही उसका मैंने आपको फोटो यहाँ पे डाला। ए टू जेड हमने साइबर के रिलेटेड जो भी होता है उसके टाइप्स, चैलेंजेस, उसके मेजर्स सब हमने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। अगर देखा हो तो सिर्फ इसको पढ़ लेना, आपको याद आ जाएगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। और फिर हमारी लास्ट बड़ी न्यूज़ है, इज़राइल हमास के बीच में सीज़ फायर हो गया है और ऑस्टेज डील साइन हुई है, ठीक है। देखो इज़राइल और हमास का अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं ना, बहुत पुराना चल रहा है। इज़राइल पैलेस्टीन का ही बहुत पुराना है। हुआ क्या था, समरी में बता रहा हूँ ये, ठीक है? ये पूरा का पूरा इतना मैं नहीं बताऊँगा और काम का भी नहीं है अभी के लिए। समरी में बताता हूँ तो भाई पार्टीशन जब इस एरिया में पहले ना ब्रिटिश रूल करते थे। ब्रिटिशर्स और सिर्फ पैलेस्टीनियन यहाँ पे रहते थे। फिर ब्रिटिशर्स को पता चला कि जो ज्यूज पीपल है, मतलब जो इजरायली पीपल अभी के जो है डोमिनेट करते हैं ज्यूज पीपल, उनके रहने के लिए कोई जगह है नहीं भाई। हिटलर ने भी उनको भगा दिया और कोई जगह बची हुई नहीं है, तो उनको बोला कि आप एक काम करो, इसराइल में आके रह लो। तो सारे के सारे ज्यूज थे वो इसराइल में आ गए, और जैसे ही ये आते हैं तो इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जो पैलेस्टीनियन थे पहले से रहे हुए और जो नए रह रहे हैं ज्यूस, इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और धीरे-धीरे करके ज्यूस सारा एरिया अपने अंदर लेते जाते हैं। और फिर भाई लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, आजू-बाजू की जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी की सारी कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्री है, मतलब कि मुस्लिम कंट्री है, और जो पैलेस्टीनियन है वो भी मुस्लिम है, और जबकि इज़राइल जो है वो ज्यूस है, अलग एथनिसिटी है। तो इसके लिए इनके साथ भी वॉर होता है। पहले तो शुरुआती फेज़ में इज़राइल बहुत बुरी तरीके से हारता है, बट फिर 6 डे वॉर होता है और उसमें इज़राइल बहुत अच्छी तरीके से जीतता है। वो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो जॉर्डन का है ना, ये जो जॉर्डन का इतना बड़ा हिस्सा था, ईस्ट बैंक, वेस्ट बैंक ऐसा पूरा हिस्सा था, उसको हथिया लेता है। फिर जो इजिप्ट है उसका ये सिनाई पेनिनसुला पूरा हथिया लेता है। सीरिया का गोलन हाइट हथिया लेता है। मतलब तीनों बाजू से इज़राइल जीत जाता है। जितनी भी कंट्रीज़ ने अटैक किया था सबसे जीत जाता है। फिर इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि हम बोलते हैं कि यार सॉरी हमारी जगह बस वापस दे दीजिए। हम आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि आप अच्छी कंट्री हो, और ये वो सब बकवास बात, ठीक है? तो हाँ भाई, इज़राइल कर लेता है कि ये लो आपकी जगह वापस, और हमारे बीच में पैक्ट साइन हो गया भाई। और इस पैक्ट को हमने क्या बोला, अभी यहाँ पे देख लेना, इस पैक्ट को हमने बोला कैंप डेविड अकॉर्ड 1978, जिसमें इज़राइल ने भाई अपनी जगह वापस दे दी, रिटर्न किया सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को, और सबसे पहली बार फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अरब कंट्रीज रिकॉग्नाइजिंग इज़राइल। तब तक इन लोगों ने इज़राइल को स्टेट ही नहीं माना था, कि भाई ये तो बकवास है। और फिर आगे जाके भाई जो पैलेस्टीनियन थे वो थोड़े-थोड़े दबते जा रहे थे। इसीलिए इनमें से भाई ऑर्गेनाइजेशन निकलती है बाहर, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और भाई इसी का एक ऑफशूट जैसा हम बोल सकते हैं हमास को, ठीक है? जो कि लड़ता है कि भाई हमें भाई आज़ादी चाहिए, पहले इज़राइल को हटाइए, ये वो ज्यूज़ को हटाइए, ये वो। फिर इसी के बीच में ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। ओस्लो अकॉर्ड किसके बीच में साइन होता है? तो ओस्लो अकॉर्ड साइन बिटवीन हमास ऑपोजिशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इज़राइल। ये इग्नोर कीजिए यार, मैंने क्या लाइन बता दी, नीचे आ जाइए। ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है, पीएलओ फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है इज़राइल को। किसके चलते? अभी पीएलओ मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पैलेस्टीन वाले ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई इज़राइल ठीक है। बट बदले में वो क्या ले रहे हैं? बदले में बोल रहे हैं कि हमें अपने एरिया में सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। कौन से एरियाज़ में? तो गाज़ा वाले एरिया में और वेस्ट बैंक वाले एरिया में, कि हम खुद अपना रूल करें भाई। तो इज़राइल ने भी बोला कि हाँ भाई कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। आप हमें स्टेट रिकॉग्नाइज़ करते हो, हम बदले में आपको अपना स्टेट देते हैं कि आप अपनी गवर्नेंस चलाइए। बट दिक्कत क्या हो जाती है, जो हमास है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है भाई इज़राइल के स्टेटहुड को, बोलता है कि नहीं, हम इनके अंदर नहीं रहेंगे भाई। और तब से लेकर अब तक लड़ाइयाँ चालू है, दैट्स इट। और आपको अभी तो पता ही है कि इज़राइल और हमास के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा मैंने आपको क्रक्स बता दिया है, आपको गो थ्रू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, इज़राइल की लोकेशन को देख लेते हैं। हमने बहुत बार देखी है, एक और बार देखते हैं। कहाँ पे लिखूँ यार मैं? यहाँ पे लिख लेते हैं चलिए। इज़राइल की लोकेशन, सबसे पहले तो इज़राइल का ये चाकू जैसा मैप है, ठीक है? इसमें ही कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट जगह आती है। जैसे सबसे पहले वाटर बॉडी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके लेफ्ट हैंड साइड में जो वाटर बॉडी है, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है? फिर उसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक छोटा-सा उसका कनेक्शन बनता है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है? फिर ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे बीचों-बीच उनको एक भाई छोटा-सा सी मिलता है जो है डेड सी। डेड सी काफ़ी डेंस सी है। इवन ये इतना डेंस है कि आप उसके ऊपर तैर भी सकते हो, मतलब ऑटोमैटिकली तैर जाते हो, इतना ये डेंस है।
और इसके ऊपर और जाते हो और एक छोटा सा सी मिलता है जिसका नाम है सी ऑफ गलीली। स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है। और फिर यहाँ पे ही उनको एक रिवर भी मिलती है, रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। ठीक है, रिवर जॉर्डन। ये जो जॉर्डन रिवर है यही सी ऑफ गलीली को और डेड सी को कनेक्ट करती है। तो ये सारी की सारी वाटर बॉडी हो गई, इतनी ही वाटर बॉडी है। अभी थोड़ी सी और जगहें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे उनकी बॉर्डर बनती है, वो है कंट्री, ये सही बता देता हूँ यार, यहाँ पे ऐसे पढ़ दो, ये है लेबनन। ठीक है, लेबनन। फिर यहाँ पे पड़ती है वो है सीरिया। राइट हैंड साइड से जो आता है वो है जॉर्डन। और फिर यहाँ पे नीचे बाजू जो आती है वो है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट। फिर सबकी जगह देख ले तो भाई यहाँ पे पड़ता है वो है गाजा। यहाँ पे लेबनान के साथ जो उनकी बॉर्डर बनती है उस बॉर्डर को हम बोलते हैं ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किसके लिए? क्योंकि वो ब्लू बैरल के थ्रू बनाई गई है, कोई कायदे से लाइन नहीं है। फिर सीरिया का उन्होंने कौन सा हिस्सा हथिया लिया है? तो भाई गोलन हाइट, गोलन। और जॉर्डन के वहां पे यहाँ पे जो लेफ्ट एरिया में पड़ रहा है ये वाला एरिया, ये कौन सा है? तो भाई वेस्ट बैंक। और फिर छोटी सी इंफॉर्मेशन की भाई यहाँ पे ना एक छोटी सी कैनाल भी जाती है, इस कैनाल का नाम क्या है? तो भाई बेन गुरियन कैनाल। ओके, तो ये भाई सारा का सारा इजराइल हो गया। इजराइल के इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, इतना ही है जो है। इससे ऊपर अगर आपको कुछ पता हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, अभी शॉर्ट न्यूज है तो थोड़ा थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, उसको कुछ खास है नहीं। सबसे पहले यूएसए एंटिटी लिस्ट। तो भाई यूएसए ना एंटिटी लिस्ट में उसको रखता है जिसको उसको लगता है कि भाई इसको कुछ हम चीजें देते हैं, वेपन की जैसे चीज देते हैं, तो पॉसिबल है कि ये सपोर्ट करेंगे टेररिस्ट को या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। तो वैसी सब ऑर्गेनाइजेशन को वो एंटिटी लिस्ट में रखते हैं। अभी अभी इन्होंने क्या किया है, तो एंटिटी लिस्ट से हटा दिया है बार्क को, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, फिर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड। इसका फायदा क्या मिलेगा? तो भाई जो हमें रेगुलेशन था हमारा, वो रेगुलेशन हट चुका है। अगर रेगुलेशन हट चुका है तो क्या होगा? यूएसए हमें अब चीजें प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। ओके, इन शॉर्ट आपको पूछा जा क्या जाएगा कि यूएसए की एंटिटी लिस्ट क्या है, तो ये ध्यान रखना कि जो रेगुलेशन वो रेगुलेशन डालते हैं कि भाई इसको नहीं देना ये चीज, ये गलत काम में यूज करेगा। और हटा देने का मतलब क्या है कि हटा दो भाई, ये तो अच्छा बंदा है, ये नहीं यूज करेगा कोई गलत काम में। फिर यहाँ पे आ जाइए, भारत रणभूमि दर्शन, मतलब कि जो बैटलफील्ड होती है ना, वहां का टूरिज्म। ये कहाँ पे होगी बैटलफील्ड? डेफिनेटली जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया होंगे वहां पे होंगी। कौन कौन से जगह इंक्लूड है? जैसे कि पेंगोंग सो लेक, डोकलाम साइट, फिर हमारा बमला पास, किबूथू, ये सारी जगह कौन सी है जहाँ पे हमारा क्लैशेस हुए हैं। जैसे ये तो आपको पता भी है ना, डोकलाम और पेंगोंग सो में तो हमने 2017 में कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, 2020 में कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं चाइना के साथ। तो ये सारी जगह आप देख सकते हो, दैट्स इट। ये दोनों किन किन लोगों के बीच में कन्वर्जेंस हुआ होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में कि हाँ भाई हमें देखने दो भाई। चलिए अभी आगे देखते हैं। हाँ, और यह इजराइल का क्वेश्चन देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी कि इंडिया का रिलेशन क्या है और क्या क्या कुछ कुछ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी टू मास, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी भाई बॉडी कितनी मोटी है, फैटपन कितना है और आपकी बॉडी की हाइट कितनी है। तो बस ये वही करता है कि बंदा कितना हेल्दी है वो देखता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अगर हाइट भी ज्यादा है और उसकी बॉडी भी ठीक है तो वो मानेंगे कि हाँ ठीक है भाई। कैलकुलेट कैसे करना है? टेकिंग पर्सन वेट डिवाइडेड बाय देयर हाइट, और फिर जो रेशियो आता है उसके अकॉर्डिंग देखोगे वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये ओबेसिटी को काउंट करते हैं कि हाँ भाई ये है। इसमें क्या क्या दिक्कत है वो हमें जानने का जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट इसका मतलब जान लिए काफी है। इसमें फिर भी चलो दिक्कत क्या है, तो भाई ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं देखते हैं जेंडर के, भाई ये वुमन है ये मेल है उसका कुछ नहीं देखते हैं। साथ ही साथ बॉडी का फैट किधर है, बंदे को पेट में ज्यादा फैट है या फिर हाथों में ज्यादा फैट है, कुछ को नहीं देखते हैं। क्योंकि ये भी मेजर करता, मतलब करता है भाई, अगर मेडिसिन की हम बात करें तो। फिर है कंपाला डिक्लेरेशन, किसके साथ कनेक्ट? तो एग्रीकल्चर के साथ। ये किसकी बात करता है? तो बिल्डिंग रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम इन अफ्रीका। ओके, इतना ही काम का है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये सस्टेनेबल और रेजिलियंट एग्रीकल्चर की बात करता है, दैट्स इट। फिर आगे देखिए, ब्लू गोस्ट एंड रेजिलियंस, तो दोनों क्या है? तो ये दोनों मून के मिशंस है कि मून के एरिया में ये अपनी जो रोवर्स होते हैं उनको घुमाएंगे और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। किसके क्या है बस वही याद रखना है। तो भाई ब्लू गोस्ट जो है वो यूएसए का है और जो रेजिलियंस है वो है जापान का, दैट्स इट। और किससे रिलेटेड है? तो मून से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फिर वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, क्योंकि एक तो विदेश के हैं तो क्या ही डीप पूछ लेंगे। तो यही सिर्फ नाम हमें याद रखने हैं कि किसके है और किसके रिलेटेड है। ब्लू गोस्ट यूएसए, रेजिलियंस जापान, एंड बोथ आर लिंक्ड टू द मून। ओके,
फिर है सियाचिन ग्लेशियर। तो भाई यहाँ पे 4G 5G सर्विसेज डिप्लॉय हुई है, इसलिए न्यूज में था। ये पिडमाउंट ग्लेशियर, इट इज अ पिडमाउंट ग्लेशियर। पिडमाउंट ग्लेशियर क्या होता है, समझ लीजिए कि कोई एक पहाड़ है, ठीक है, मतलब बर्फ का पहाड़ है, यहाँ से थोड़ा सा पिघल 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 के पानी पानी एकदम यहाँ पे नीचे आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी कोई पहाड़ होगा, यहाँ से भी पिघल पिघल के नीचे आ जाता है। वैसे जितना भी पानी ये पिघल के उसके फुट पे आ जाता है, मतलब उसके पैरों पे, मतलब माउंटेन के जैसे पैर है वहां पे एरिया में आ जाता है। और फिर ये जो इकट्ठा पानी हो जाता है वो भी फिर फ्रीज हो जाता है एकदम ही। तो ये जो बीच वाला ये जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे पीड माउंट ग्लेशियर। ठीक है, कि माउंटेन के जो फुट पे रह रहा है, पीड माउंट। ओके, समझ गया, पानी बह के उसके पैरों तले आ गया, मतलब जमीन तक पहुंच गया, सरफेस बन गया, और वो ग्लेशियर है जो पीड माउंट ग्लेशियर है। दूसरे भी टाइप होते हैं बट मैं वहां पे बता नहीं पाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये काराकोरम रेंज का पार्ट है, और बिटवीन इसके सल्तोरो रीज और मेन काराकोरम रेंज आती है। ठीक है, ये इंदिरा कोल इसके वेस्ट में पड़ता है, सेंट्रल एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट एंड नॉन पोलर ग्लेशियर है। सबसे बड़ा कौन सा है, फेडचेंको ग्लेशियर इन तजिकिस्तान। ये सोर्स इसका नुब्रा वैली है, क्योंकि यहाँ से ये आता है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है शोक रिवर की। इसको हम कोल्डेस्ट एंड हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोलते हैं, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में हमारी ये जो आर्मी है वो पेट्रोलिंग करती है। आप अगर नहीं देखा ना तो कभी देखिए, नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर काफी बार इनकी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है। इंडिया ने इसके ऊपर ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू कंट्रोल ले लिया था, वरना क्या होता कि जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसको वही हथिया लेते। तो आपको ये ऑपरेशन का भी नाम याद रखना है, मेघदूत। ओके, अब ये ग्लेशियर की बात आई है तो हम ग्लेशियर्स देख लेते हैं। अभी देखो, सियाचिन ग्लेशियर की तो लोकेशन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो आप सर्च करके देख लेना, क्योंकि PYQ आ चुका है। पर आपको मैं दूसरे ग्लेशियर्स बता देता हूँ इंडिया के, यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो, जो हम बात कर रहे हैं सियाचिन, वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। फिर सियाचिन के बाजू में आता है ससेनी ग्लेशियर, उसके लेफ्ट हैंड में आता है बलतोरा ग्लेशियर, नीचे रीमू ग्लेशियर। फिर बहुत सारे हैं, आप वैसे इसको रट्टा मार सकते हैं, बट मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन के बाद सबसे बड़ा हमारे पास गंगोत्री ही है। नहीं, सबसे बड़ा नहीं, गलती कर रहा हूँ। गंगोत्री ना हमारा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। बड़े का बात नहीं चल रहा है, लॉन्ग का बात चल रहा है। और फिर उसके बाद आता है हमारा मिलान ग्लेशियर। फिर मिला, ये सब कहाँ पे है, ये इतने सारे एरिया में, ये सारे के सारे हैं अपने यूके के अंदर, उत्तराखंड, ठीक है, यूके। फिर भाई आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है 12 शिगरी ग्लेशियर और छोटा शिगरी ग्लेशियर। मैंने यहाँ पे छोटा नहीं लिखा हुआ है, बट 12 और छोटा शिगरी आता है। उसके ऊपर आता है सोनापानी ग्लेशियर। इन शॉर्ट ना, आपको आपको उसके स्टेट्स याद रखने हैं, दैट्स इट। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, सोनापानी और शिगरी। फिर ये गंगोत्री यमुनोत्री तो आपको पता ही है, यमुना और गंगा, ये इसी का हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर भी पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। और फिर डायरेक्ट आ जाइए आप यहाँ पे सिक्किम के अंदर, सिक्किम में पड़ता है आपका जेमू ग्लेशियर, और अपना कांचनजंगा वाला एरिया भी। अभी ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको सारे के सारे ग्लेशियर, क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कौन सी रिवर का पार्ट है। आप बोलोगे रिवर तो नहीं बताई, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्टेट पता है कि हाँ ये कौन से स्टेट में आता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये होना चाहिए, नहीं होगा। जैसे कि एक बता देता हूँ, बाकी सवाल आप खुद करोगे। जेमू ग्लेशियर पूछा है मैंने, ठीक है, जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है, सिक्किम में है। और बोला है कि ये मानस रिवर का पार्ट है। क्या हो सकता है ये, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मानस रिवर हमारी आप आसाम बाजू बह रही है और ये सिक्किम में है। तो वैसे ही आपको लिंक करवाना है। ये मैंने आपको आधा तो यहाँ पे ही सॉल्व कर दिया कि फिफ्थ फिफ्थ हट चुका है, फोर्थ दोनों में है। आपको सिर्फ दूसरा या तीसरा मालूम हो तो आपका काम हो गया। चलिए, तो ये ग्लेशियर जितने भी है वो आपको याद रखने हैं। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लें, तो हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ससेन को इग्नोर करना, क्योंकि बीच में कोई रिपोर्ट ससेन बोल रहे थे। फिर नुब्रा रिवर और लेक्टा वैली में आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर किस कंट्री के पास है, तो पाकिस्तान के पास है, अप्रोक्सीमेटली 7000 प्लस। सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो भाई लैम्बर्ट अंटार्कटिका के अंदर है। और नॉन पोलर ग्लेशियर की बात करें तो वो फेडचेंको तजिकिस्तान के अंदर है। और उसके बाद कौन सा आता है डायरेक्ट, तो सियाचिन आता है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाई इसके अराउंड हमने इको सेंसिटिव जोन बना दिया है, ग्रेट। ये हिमालयाज के अंदर पड़ता है, इन हिमाचल प्रदेश। और ये किस के नेम आफ्टर है, तो ये इट इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस शिकारी देवी, जिनका मंदिर भी इस सेंचुरी के अंदर है। ओके, फिर ये यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम है, तो भाई जूनी खुड स्ट्रीम है, बियास रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। और यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है, जो कि भी मिलनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के एरियाज में, अल्पाइन और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर ये इसको इग्नोर कीजिए, कौन सी इसको ये हटाइए। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, ये
अपना हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे कौन सी रिवर जाती है, तो जूनीखुड, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। फिर यहाँ पे आ जाइए, मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर। देखो मेलेनिस्टिक नाम को तोड़ दीजिए तो ही पता चलेगा, हमारी बॉडी में मेलेनिन होता है ना, इसी की वजह से हम हमारा कलर काला या सफेद होता है। जिसके अंदर ज्यादा मेलेनिन वो ज्यादा काला। बट हाँ, उसका फायदा भी है, उनकी एज इतनी जल्दी नहीं दिखेगी। चलिए, तो मेलेनिस्टिक क्या होगा, जो जो हमारा टाइगर है वो हल्का सा काला दिख रहा है, ये देख रहे हो ना काला, इसलिए इसको मेलेनिस्टिक बोलते हैं। दैट्स इट। ये ओनली कहाँ पे पाया जाता है, ओनली तो ये पाया जाता है हमें सिंपली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर। इसको हम ब्लैक टाइगर भी बोलते हैं। ये कोई अलग से स्पीशी नहीं है, वही है, बस इसमें मोर ब्लैक पिगमेंटेशन होते हैं और थिक स्ट्राइप होता है, दैट्स इट, कोई अलग से स्पीशी नहीं है। और ये पूरा का पूरा हम ब्लैक नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये एंटायरली ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सूडो मेलेनिस्टिक, पूरी तरीके से मेलेनिस्टिक नहीं है। और देखो यहाँ पे ही बता गया है कि मेलेनिज्म कहाँ से आता है, तो इट इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। मेलेनिन मैंने आपको बता दिया, इसी के थ्रू हमारा हेयर, बॉडी और आइरिस का कलर सब सेट होता है। ओके, दैट्स इट। अभी टाइगर रिजर्व दिया गया है, तो हम टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं, एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे। उड़ीसा का था, तो उड़ीसा के 2 ही टाइगर रिजर्व है, एक है सिंपलीपाल और एक है सतकोशिया। ये सतकोशिया है, टी है बीच में, ठीक है, सतकोशिया। ऊपर भी देख लेते हैं, छोटे से 2 ही हैं, तो वे बंगाल का भी कवर कर लेते हैं। बंगाल का कौन सा है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। एक नीचे भी देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश का हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के बारे में और ऊपर से बात कर ले तो वैसे कल ही की हुई है, जो ये सबसे बड़ा है भाई, और ये बोर्ड सबसे छोटा है। कैसे रिकमेंडेशन है, स्टेट गवर्नमेंट पे रिक्वेस्ट करेगी एनटीसीए को, एनटीसीए में एग्जामिन करेगा, फिर वो अपनी एग्जामिनेशन प्रोसेस बताएगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट फॉरेस्ट को, और फिर वो जो हमारी मिनिस्ट्री होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी भाई आप नोटिफाई करना चाहो तो नोटिफाई कर दीजिए, ठीक है। जो एनटीसीए वो कौन सी एक्ट के थ्रू बनी गई है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही बनता है। इंडिया के अंदर टाइगर की 80% ऑफ जितनी पॉपुलेशन है। सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है, तो भाई माधव टाइगर रिजर्व होने वाला है, थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है, इसलिए हमने थोड़ा स्टार मार्क करके रखा है। ये 58 होगा। और सबसे पहला कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। फिर लास्ट हमारी न्यूज है थिरुवल्लुवर डे। ये हम थिरुवल्लुवर डे थिरुवल्लुवर जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक तमिल फिलोसोफर, पोएट एंड थिंकर थे। इनका मेन फेमस वर्क कौन सा है, तो थिरुकुराल इनका फेमस वर्क है, जो कि 3 हेडिंग्स के अंदर बनता है। 3 हेडिंग, फर्स्ट से पहली हेडिंग आराम यानी कि राइटियसनेस, दूसरा पोरुल यानी कि वेल्थ, और इबाम यानी कि एंजॉयमेंट। हमने थिरुवल्लुवर स्टैचू भी बनाया है इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और इंडिया ने पहला ओवरसीज सिंगापुर में बनने वाला है फर्स्ट थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सारी न्यूज कवर कर ली है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो जरूर मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।